IVM हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंसवाणी। पेश है कृष्ण चंद्र द्वारा लिखित, अशोक कुमार द्वारा अनुवादित कहानी कचरा बाबा, जिसे आवाज दे रहे हैं जश्न कलम के कलाकार केसी शंकर। उसे अस्पताल से निकल जाना पड़ा क्योंकि दूसरे लोग इंतजार कर रहे थे जिनकी हालत उससे भी बदतर थी। डॉक्टर ने उसके हाथ में एक लंबा सा नुस्खा दे दिया। भाई ये टॉनिक पी लो तुम और ताकत बढ़ाने वाली ग़िज़ा खाओ, हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगे। अब अस्पताल में रहने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मगर मुझसे चला नहीं जाता डॉक्टर साहब। अरे घर जाओ, चंद दिन बीवी खिदमत करेगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ, ऑलराइट यंग मैन। बहुत धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से फुटपाथ पर चलते उसने सोचा, मेरा घर कहाँ है? जब वो अस्पताल से बाहर निकला तो उसकी टांगें कांप रही थी और उसका सारा जिस्म भीगी हुई रुई का बना मालूम होता था और उसका जी चलने को बिल्कुल नहीं चाहता था। वहीं फुटपाथ पर बैठ जाने को चाहता था। कायदे से अभी 1 महीना और अस्पताल में रहना चाहिए था उसे, मगर अस्पताल वालों ने उसकी छुट्टी कर दी थी। 4.5 माह तक वो अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में रहा था और 1.5 माह तक जनरल वार्ड में। इस असनाए में उसका गुर्दा निकाल दिया गया था और उसकी आंतों का एक हिस्सा काट के आंतों को दुरुस्त किया गया था। हालांकि अभी तक उसके कलेजे का लिवर फंक्शन दुरुस्त नहीं हुआ था। चंद माह पहले एक घर जरूर था, एक बीवी भी थी जिसके एक बच्चा होने वाला था। वो दोनों उस आने वाले बच्चे के तसव्वुर से किस कदर खुश थे। होगी दुनिया में ज्यादा आबादी, मगर वो तो उन दोनों को पहला बच्चा था। दुलारी ने अपने बच्चे के लिए बड़े खूबसूरत कपड़े सिए थे और अस्पताल में लाकर उसे दिखाए थे और उन कपड़ों की नरम सतह पर हाथ फेरते हुए उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपने बच्चे को बाहों में लेकर उसे प्यार कर रहा हो। मगर फिर अगले चंद महीनों में बहुत कुछ लुट गया। जब उसके गुर्दे का पहला ऑपरेशन हुआ तो दुलारी ने अपने जेवर बेच दिए। अब साहब लोग ये समझते हैं कि जेवर औरत के हुस्न की अफजाइश के लिए होते हैं। नहीं, वो तो किसी दूसरे दर्द का मुदावा होते हैं। अब शौहर का ऑपरेशन, बच्चे की तालीम, लड़की की शादी, ये बैंक ऐसे ही मौकों के लिए खुलता है और खाली कर दिया जाता है। औरत तो बस उस जेवर की तहवीलदार होती है और जिंदगी में मुश्किल से 5-6 बार उसे इस जेवर को पहनने की तौफीक हासिल होती है। गुर्दे के दूसरे ऑपरेशन से पहले दुलारी का बच्चा ज़ाये हो गया। वो तो खैर होना ही था। दुलारी को दिन रात जो कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी उसमें खतरा सबसे पहले मौजूद था। ऐसा लगता जैसे दुलारी का ये छरेरा सुनहरा बदन इस कदर कड़ी मशक्कत के लिए बना ही नहीं है। शायद इसीलिए वो समझदार बच्चा नासाजगार माहौल देखकर और माँ बाप की पतली हालत भांपकर खुद ही पैदा होने से इनकार कर गए। बाज बच्चे ऐसे ही अक्लमंद होते हैं। दुलारी कई दिनों तक अस्पताल नहीं आ सकी और जब उसने आके खबर दी तो वो किस कदर रोया था। अगर उसे मालूम होता कि आगे चलकर इससे कहीं ज्यादा रोना पड़ेगा तो वो इस हादसे पर रोने के बजाय खुशी का इजहार करता। गुर्दे के दूसरे ऑपरेशन के बाद उसकी नौकरी जाती रही। अब तवील अलालत में यही होता है, कोई कहां तक इंतजार कर सकता है। बीमारी इंसान का अपना जाती मामला है, इसलिए अगर वो चाहता कि उसकी नौकरी कायम रहे तो उसे ज्यादा देर तक बीमार न पड़ना चाहिए। वही इंसान मशीन की तरह है। अगर एक मशीन तवील अरसे के लिए बिगड़ी रहती है तो उसे उठा के एक तरफ रख दिया जाता है
और उसकी जगह नई मशीन आ जाती है, क्योंकि काम रुक नहीं सकता, बिजनेस बंद नहीं हो सकता और वक्त थम नहीं सकता। इसीलिए जब उसे मालूम हुआ कि उसकी नौकरी भी जाती रही है तो उसे शदीद धचका सा लगा। जब उसका दूसरा गुर्दा भी निकाल लिया गया, इस धचके से उसके आंसू भी खुश्क हो गए। उसने तब महसूस किया कि असली और बड़ी मुसीबत में आंसू नहीं आते, सिर्फ दिल के अंदर एक खला महसूस होती है, जमीन कदमों के नीचे से खिसकती मालूम होती है और रगों में खून के बजाय खौफ दौड़ता हुआ मालूम होता है। कई दिनों तक वो आने वाली जिंदगी के खौफ और दहशत से सो नहीं सका। तवील अलारत के खर्चे भी तवील होते हैं। कर्ज चुकाने में हौले हौले घर की सब कीमती चीजें चली गईं, मगर दुलारी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने 4.5 माह तक एक एक चीज बेच दी और आखिर में नौकरी भी कर ली। वो एक फर्म में मुलाजिम हो गई थी और रोज अपनी फर्म के मालिक को लेकर अस्पताल भी आती थी। वो एक दुबला पतला, कोताह कद, अधेड़ उम्र का शर्मीला आदमी दिखाई देता था, कम बोलने और मीठी मुस्कुराहट वाला। सूरत शक्ल से वो किसी बड़ी फर्म का मालिक होने के बजाय किताबों की किसी दुकान का मालिक मालूम होता था। दुलारी उसकी फर्म में 100 रुपए महीने पर नौकर हो गई थी। अब चूंकि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसका काम लिफाफों पर टिकट्स लगाना था। एक दिन मुलाकात के दौरान दुलारी के शौहर ने अपनी राय जाहिर की। भाई, ये तो बहुत आसान काम हुआ, नहीं? जी, काम तो आसान है, मगर जब दिन में 500-600 खतों पर टिकट्स लगानी पड़े तो इसी तरह का काम बहुत आसान काम के बजाय बहुत मुश्किल काम हो जाता है। फर्म के बॉस ने दुलारी के हक में दलील पेश की और अब वो इस मंजिल से गुजर चुका था जिसके लिए वो किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकता था। इतनी चोटें पै दर पै उस पर पड़ी थीं कि वो बिल्कुल बौखला गया था, बिल्कुल सन्नाटे में आ गया था। अब उसकी मुसीबत और तकालीफ में किसी तरह का कोई जज्बा या आंसू नहीं रह गया था। बार बार हथौड़े की ज़रबें खा खा कर उसका दिल लोहे के पतरे की तरह बेहिस हो गया। इसलिए आज जब उसे अस्पताल से निकाला गया तो उसने डॉक्टर को किसी जहनी तकालीफ को दूर करने की शिकायत नहीं की थी। उसने उससे यह भी नहीं कहा था कि अब वो इस अस्पताल से निकलकर कहां जाएगा। अब उसका घर नहीं है, कोई बीवी नहीं है, कोई बच्चा नहीं, कोई नौकरी नहीं। उसका दिल खाली था, उसकी जेब खाली थी और उसके सामने खाली और सपाट मुस्तकबिल था। उसने ये सब कुछ नहीं कहा था। उसने सिर्फ ये कहा था, डॉक्टर साहब, मुझसे चला नहीं जा रहा है। बस यही एक हकीकत थी जो उसे उस वक्त याद थी। बाकी हर बात उसके दिल से महव हो चुकी थी। उस वक्त चलते चलते वो सिर्फ ये महसूस कर सकता था कि उसका जिस्म गीली रुई का बना हुआ है। उसकी रीढ़ की हड्डी किसी पुरानी शिकस्ता चारपाई की तरह चटक रही है। धूप बहुत तेज है, रोशनी नश्तर की तरह चुभती है। आसमान पर एक मैले और पीले रंग का वार्निश फिरा हुआ है और स्याह गीली फिजा में मक्खियां भिनभिना रही हैं और लोगों की निगाहें भी गंदे लहू और पीप की तरह उसके जिस्म से चस्पा होकर रह जाती हैं। उसे लगा उसे भाग जाना चाहिए, कहीं उन लंबे उलझे बिजली के तारों वाले खंभों और उनके दरमियान गडमड होने वाले रास्तों से कहीं दूर। एक ट्राम उसके करीब से अंदर घुसती चली जा रही थी और वो पूरी ट्राम को अपने जिस्म के अंदर चलता हुआ महसूस कर सकता था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कोई इंसान नहीं है, एक घिसा पिटा रास्ता है। देर तक वो चलता रहा, हाँफता रहा और चलता रहा। अंदाजे से एक मौहूम सिमत की तरफ चलता रहा जिधर कभी उसका घर था। हालांकि उसे मालूम था कि अब उसका कोई घर नहीं है, मगर वो जानते हुए भी उधर ही चलता रहा, घर जाने की आदत से मजबूर होकर। मगर धूप बहुत तेज थी, उसके सारे जिस्म में चूंटियां सी रेंग रही थी। उसने सोचा वो किसी मुसाफिर से रास्ता ही पूछ के मालूम कर ले कि शहर का कौन सा हिस्सा है।
हौले हौले उसके कानों में ट्रामों और बसों का शोर बढ़ने लगा। निगाहों में दीवारें टेढ़ी होने लगीं, इमारतें गिरने लगीं, बिजली के खंभे गड़मड़ करने लगे। फिर उसकी आंखों तले अंधेरा और कदमों तले भूचाल सा आया और वो यकायक जमीन पर गिर पड़ा। जब होश में आया तो रात हो चुकी थी। एक नीम खुनक सा अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था। उसने आंखें खोलकर देखा कि जिस जगह पर वो गिरा था अब तक वहीं पड़ा है। ये फुटपाथ ऐसा था जिसके पिछवाड़े में दो तरफा दो दीवारें थीं, दूसरी उत्तर से पश्चिम की ओर, और वो दोनों दीवारों के कोने पर लेटा हुआ था। ये दोनों दीवारें कोई 4 फुट के करीब बुलंद थीं। यहां पर अमरूद और जामुन के पेड़ थे और उन पेड़ों के पीछे क्या था वो उसे उस वक्त तक नजर नहीं आया था। दूसरी तरफ पश्चिमी दीवार के सामने 25-30 फुट का फासला छोड़कर एक पुरानी इमारत का पिछवाड़ा था। ये एक सहमंजिला इमारत थी और मंजिल में पीछे की तरफ सिर्फ एक खिड़की थी और 6 बड़े पुराने पाइप थे, और मगरिबी दीवार के बीच में 25-30 फुट चौड़ी एक अंधी गली बन गई थी, जिसके आगे 3 तरफ दीवार थी और चौथी तरफ सड़क थी। कोहनियों पर जोर देकर जरा सा ऊपर उठकर वो इधर उधर देखने लगा। सड़क बिल्कुल खाली थी, सामने की दुकानें बंद थीं और फुटपाथ के अंधेरे में कहीं कहीं बिजली के कमजोर बल्ब झिलमिला रहे थे। चंद लम्हों के लिए उसे ये ठंडी तारीकी, ये घनघोर अंधेरा बहुत भला मालूम हुआ। चंद लम्हों के लिए उसने अपनी आंखें बंद करके सोचा, शायद वो किसी मेहरबान समंदर के पानियों में डूब रहा है। मगर इस एहसास से वो अपने आप को सिर्फ चंद लम्हों तक धोखा दे सका, क्योंकि अब उसने महसूस कर लिया कि उस पर शदीद भूख तारी हो चुकी है। उसके पेट के अंदर अजीब ऐंठन सी हो रही थी और आंतें अंदर ही अंदर तड़प तड़प कर रोटी का सवाल कर रही थी। और इस वक्त उसके नथुने किसी शहरी इंसान के नथनों की तरह नहीं, किसी जंगली जानवर के नथनों की तरह काम कर रहे थे। अजीब अजीब सी बुएं उसके नाक में आ रही थी। बुओं की एक सिम्फनी थी जो उसके एहसास पर फैली हुई थी, और हैरत की बात यह थी कि वो इस सिम्फनी के एक एक सिरे का अलग अलग वजूद पहचान सकता था। ये जामुन की खुशबू है, ये अमरूद की, ये रात की रानी के फूलों की, ये तेल में तली हुई पूरियों की, ये प्याज और लहसुन में भगारे हुए आलूओं की, ये मूली, ये टमाटर की, और ये किसी सड़े गले फल की, ये पेशाब की, ये पानी में भीगी हुई मिट्टी की जो गालिबन बांसों के झुंड से आ रही है। वो हर बू की नौयत, शिद्दत, सिमत और फासले तक का अंदाजा कर सकता है। यकायक उसे ये एहसास भी हुआ और वो इस बात पर चौंका भी कि किस तरह से भूख ने उसकी मख्फी कुव्वतों को बेदार कर दिया है। मगर इस मौजू पर ज्यादा गौर किए बगैर उसने उस तरफ घिसटना शुरू कर दिया जिधर से उसे तेल में तली हुई पूरियों और लहसुन में बघारे हुए आलूओं की बू आई थी। वो धीरे धीरे अंधी गली के अंदर घिसटने लगा, क्योंकि वो अपने जिस्म में चटने की सकत बिल्कुल नहीं पाता था। फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई धोबी उसकी आंतों को पकड़कर मरोड़ रहा है। फिर उसके नथनों में पूरियों और आलू की इश्तहा बू आई और बेकरार होकर अधमुंधी आंखों से अपने तकरीबन बेजान से जिस्म को उधर घसीटने की कोशिश करता जिधर से आलू पूरी की बू आ रही थी। कुछ अरसे के बाद जब वो उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि मगरिबी दीवार और उसके सामने की पिछवाड़े के पाइपों के दरमियान 25-30 फुट के फासले में रेक्टेंगल आकार का कचड़े का एक बहुत बड़ा खुला लोहे का टब रखा है। यह टब कोई 15 फुट चौड़ा होगा और 30 फुट लंबा, और उसमें तरह तरह का कूड़ा करकट भरा है। गले सड़े फलों के छिलकों और डबल रोटियों के खलीज टुकड़े और चाय की पत्तियां और एक पुरानी जैकेट और बच्चों के गंदे पोतड़े और अंडे के छिलके और अखबार के टुकड़े और रिसालों के फटे औराक
और रोटी के टुकड़े और लोहे की लोइयां और प्लास्टिक के टूटे हुए खिलौने और मटर के छिलके और पुदीने के पत्ते और केले के छिलकों पर चंद अध खाई पूरियों और आलू की भाजी को देखकर गोया उसकी आंतें उबल पड़ी। उसने चंद लम्हों के लिए अपने बेकरार हाथ रोक लिए, मगर दूसरी बदबूओं के मुकाबले में उसके नथनों में अगले चंद लम्हों तक पूरी और भाजी को देखकर उनकी इश्तहा आमेज खुशबू इस तरह तेजतर हो गई जैसे किसी सिम्फनी में यकायक कोई खास सुर एकदम ऊंचे हो जाते हैं और यकायक तहजीब की आखिरी दीवारें ढह गईं और उसके कांपते हुए बेकरार हाथों ने केले के उस पत्ते को दबोच लिया और वो एक वहशियाना भूख से मुतासिर होकर उन पूरियों पर टूट पड़ा। पूरी भाजी खा के उसने केले के पत्ते को बार बार छाटा और ऐसे शफाफ करके छोड़ दिया जैसे कुदरत ने उसे बनाया था। पत्ते चाटने के बाद उसने अपनी उंगलियां चाटी और लंबे लंबे नाखूनों से भरी हुई आलू की भाजी जबान की नोक से निकाल के खाई और जब इससे भी उसकी तसल्ली ना हुई तो उसने हाथ बढ़ाकर कूड़े के ढेर को घंघोलते हुए उसमें से पुदीने के पत्ते निकाल कर खाए और मूली के 2 टुकड़े और एक आधा टमाटर अपने मुंह में डालकर मजे से उसका रस पिया। जब वो सब कुछ खा चुका तो उसके सारे जिस्म में नीम गर्म गुनूदगी की एक लहर उठी और वो वहीं टब के किनारे गिरकर सो गया। 8-10 रोज इसी नीम गुनूदगी और नीम बेहोशी के आलम में गुजरे। वो घिसट घिसट कर टब के करीब जाता और जो खाने को मिलता खा लेता और जब इश्तहा आमेज बुओं की तस्कीन हो जाती और वो दूसरी गंदी बुएं उभरने लगती तो वो घिसट घिसट कर टब से फुटपाथ के नुक्कड़ पर चला जाता और पुरानी दीवार से टेक लगाकर बैठ जाता या सो जाता। 15-20 रोज के बाद हौले हौले उसके जिस्म में ताकत उभरने लगी। हौले हौले वो अपने माहौल से मानूस होने लगा। ये जगह कितनी अच्छी है, यहां धूप नहीं है, यहां दरख्तों का साया है, अंधी गली सुनसान और वीरान है, यहां कोई नहीं आता है। कभी कभी उखबी इमारत उस पुरानी बिल्डिंग से कोई खिड़की खुलती थी और कोई हाथ फैलाकर नीचे के टब में रोजमर्रा का कूड़ा फेंक देता था। ये कूड़ा जो उसकी रोजी रसां थी, उसके शबो रोज का राजिक सहारा थी, उसकी जिंदगी का मुहाफिज थी। दिन में सड़क चलती थी, दुकानें खुलती थीं, लोग घूमते थे, बच्चे अबाबीलों की तरह चहकते हुए सड़क से गुजर जाते थे, औरतें रंगीन पतंगों की तरह डोलती हुई गुजर जाती थीं। लेकिन ये एक दूसरी दुनिया थी। इस दुनिया में उसका कोई इलाका न था, इस दुनिया में अब उसका कोई न था और वो उसके लिए मौहूम साए बनकर रह गए थे। और उससे बाहर मैदान और खेत और खुला आसमान एक बेमानी तसव्वुर, घर, कामकाज, जिंदगी, समाज, जद्दोजहद ये सब तो बेमानी अल्फाज जो गल सड़कर इस कूड़े कचरे के ढेर में मिलकर गतरबूद हो गए। इस दुनिया से उसने मुंह मोड़ लिया था और अब यही उसकी दुनिया थी, 15 फीट लंबी और 30 फुट चौड़ी। माह साल गुजरते गए और इस नुक्कड़ पर बैठा बैठा वो एक पुराने ठूंठ की तरह और किसी पुरानी यादगार की तरह सबकी नजरों में मानूस होता चला गया। वो किसी से बात नहीं करता था, किसी को फैज नहीं पहुंचाता था, किसी से भीख नहीं मांगता था, लेकिन अगर वो किसी दिन वहां से उठकर चला जाता तो इस इलाके के हर फर्द को इस अमर पर हैरत होती और शायद किसी कदर तकालीफ भी होती। सब लोग उसे कचरा बाबा कहते थे क्योंकि ये सबको मालूम था कि वो सिर्फ कचरे के टब में से अपनी खुराक निकाल कर खाता है और जिस दिन उसे वहां से कुछ ना मिलता वो भूखा ही सो जाता। बरसों से राहगीर और ईरानी रेस्तरां वाले उसकी आदत को पहचान गए थे और अक्सर इमारत की पुरानी खिड़कियों से अब कूड़े के अलावा खुर्दानोश की दूसरी चीजें भी फेंकी जाती।
सही और सालिम पूरियां और बहुत सी भाजी और गोश्त के टुकड़े और अधचूसे आम और चटनी और कबाब के टुकड़े और खीर में लिथड़े हुए पत्तल, नाव नोश की हर नेमत कचरा बाबा को इस टब में से मिल जाती हैं। कोई उधड़ी हुई नेकर, कोई तार तार शिकस्ता कमीज, प्लास्टिक का गिलास। ये कचरे का टब क्या था? उसके लिए एक खुला बाजार था, जहां वो दिन दहाड़े सबकी आंखों के सामने मटर गश्त किया करता था। जिस दुकान से जो सौदा चाहता मुफ्त ले लेता था। वो इस बाजार का वाहिद अकेला मालिक था। शुरू शुरू में चंद बिल्लियों और खारिश ज़दा कुत्तों ने शदीद मुजाहमत की थी, मगर उसने मार मार कर सबको बाहर निकाल दिया। और अब वो इस कचरे के टब का वाहिद मालिक था और उसके हक को सबने तस्लीम कर लिया था। महीने में एक बार म्यूनिसिपैलिटी वाले आते हैं और उस टब को खाली करके चले जाते थे, और कचरा बाबा उनसे किसी तरह की मुजाहमत नहीं करता था, क्योंकि उसे मालूम था कि दूसरे दिन टब फिर उसी तरह भरना शुरू हो जाएगा। और उसको एतकाद था कि इस दुनिया से नेकी खत्म हो सकती है, रिफाकत, भाईचारा खत्म हो सकता है, लेकिन गलाजत और गंदगी कभी खत्म नहीं हो सकती। सारी दुनिया से मुंह मोड़कर उसने जीने का आखिरी तरीका सीख लिया था। मगर यह बात नहीं है कि उसे बाहर की दुनिया की खबर न थी। जब शहर में चीनी महंगी हो जाती तो महीनों कचरे के टब में मिठाई के टुकड़े की सूरत नजर नहीं आती थी। जब गंदुम यानी गेहूं महंगी हो जाती तो डबल रोटी का एक टुकड़ा तक ना मिलता। जब सिगरेट महंगे होते तो सिगरेट के जले हुए टुकड़े इतने छोटे मिलते कि उन्हें सुलगा कर पिया भी नहीं जा सकता था। जब भंगियों ने हड़ताल की थी तो महीने तक उसके टब की किसी ने सफाई नहीं की थी, और किसी रोज उसको टब में इतना गोश्त नहीं मिलता था जितना बकरीद के रोज और दिवाली के दिन तो टब के मुख्तलिफ कोनों से मिठाई के बहुत से टुकड़े मिल जाते थे। बाहर की दुनिया का कोई हादसा या वाकया ऐसा न था जिसका सुराग वो कचरे के टब से दरियाफ्त ना कर सकता था। दूसरी जंग अजीम से लेकर औरतों के खुफिया अमराज तक। मगर बाहर की दुनिया से अब उसे किसी तरह की कोई दिलचस्पी न रही थी। पच्चीस साल तक वो इस कचरे के टब के किनारे बैठा बैठा अपनी उम्र गुजार रहा था। शबो रोज, माहो साल उसके सिर से हवा की लहरों की तरह गुजरते गए, और उसके सिर के बाल सूख सूख कर रबड़ की शाखों की तरह लटकने लगे। उसकी काली दाढ़ी खिचड़ी हो गई, उसके जिस्म का रंग मलखसा मटमैला होता गया। वो अपने मजबूत बालों, फटे चीथड़ों और बदबूदार जिस्म से राह चलते लोगों को खुद भी कचरे का एक ढेर दिखाई देता था, जो कभी कभी हरकत करता था और बोलता था। नहीं, किसी दूसरे से नहीं, सिर्फ अपने आप से ज्यादा कचरे के टब से। कचरा बाबा उन लोगों से कुछ कहता नहीं था, मगर उनकी हैरत को देखकर दिल में जरूर सोचता होगा कि इस दुनिया में कौन है जो किसी दूसरे से गुफ्तगू करता है। इस दुनिया में जितनी गुफ्तगू होती है इंसानों के दरमियान नहीं होती, बल्कि सिर्फ अपनी जाती और उसकी किसी गरज के दरमियान होती है। दूसरों के दरमियान जो भी गुफ्तगू होती है वो दरअसल एक तरह की खुद कलामी होती है। ये दुनिया एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर है, जिसमें से हर शख्स अपनी गरज का, फायदे का कोई टुकड़ा, फायदे का कोई छिलका या मुनाफे का कोई चीथड़ा दबोचने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। ये लोग जो मुझे हकीर, फकीर या जलील समझते हैं, जरा अपनी रूह के पिछवाड़े में तो झांक कर देखें। वहां इतनी गलासत भरी है कि जिसे सिर्फ मौत का फरिश्ता ही उठाकर ले जाएगा। इसी तरह दिन पर दिन चढ़ते गुजरते गए। मुल्क आजाद हुए, मुल्क गुलाम हुए, हुकूमतें आईं, हुकूमतें चली गईं, मगर ये कचरे का टब वहीं रहा, और उसके किनारे बैठने वाला कचरा बाबा उसी तरह नीम गुनूदगी में, बेहोशी के आलम में दुनिया से मुंह मोड़े हुए जेरे लब कुछ बुदबुदाता रहा।
कचरे के टब को घंघोलता रहा। तब एक रात अंधी गली में जब वो टब से चंद फुट के फासले पर दीवार से पीठ लगाए अपने फटे चीथड़ों में दुबका सो रहा था, उसने रात के सन्नाटे में एक खौफनाक चीख सुनी और वो हड़बड़ा कर नींद से जागा। कुछ देर बाद उसने दोबारा एक जोर की तेज चीख सुनी और अब वो घबराकर कचरे की टब की तरफ भागा जिधर से ये चीखें सुनाई दे रही थी। कचरे के टब के पास जाकर उसने टटोला तो उसका हाथ किसी नरम नरम लोथड़े से जा टकराया और फिर एक जोर की चीख बुलंद हुई। कचरा बाबा ने देखा कि टब के अंदर डबल रोटी के टुकड़ों और चचोड़ी हुई हड्डियों, पुराने जूतों, कांच के टुकड़ों, आम के छिलकों और बासी रोटियों और ठर्रे की टूटी हुई बोतलों के दरमियान एक नौज़ायदा बच्चा नंगा पड़ा है और अपने हाथ पांव हिला हिलाकर जोर जोर से चीख रहा है। चंद लम्हों तक कचरा बाबा हैरत में डूबा हुआ जामिद और साकित उस नन्हे इंसान को देखता रहा जो अपने छोटे से सीने की पूरी कुव्वत से अपनी आमद का ऐलान कर रहा था। चंद लम्हों तक वो चुपचाप परेशान फटी फटी आंखों से इस मंजर को देखता रहा। फिर उसने तेजी से आगे झुककर कचरे के टब से उस बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लिया, मगर बच्चा उसकी गोद में जाकर भी किसी तरह चुप न रहा। वो इस जिंदगी में नया नया आया था और बिलक बिलक कर अपनी भूख का ऐलान कर रहा था। अभी उसे मालूम न था कि गरीबी क्या होती है, ममता किस तरह बुज़दिल हो जाती है, जिंदगी कैसे हराम बन जाती है, वो किस तरह मलबे, पैकेट और गलीज बनाकर कचरे के टब में डाल दी जाती है। अभी उसे ये सब कुछ मालूम न था। अभी वो सिर्फ भूखा था और रो रोकर अपने पेट पर हाथ मार रहा था। कचरा बाबा की समझ में कुछ ना आया कि वो कैसे इस बच्चे को चुप कराए। उसके पास कुछ न था, न दूध, न चूसनी, उसे तो कोई लोरी भी याद नहीं थी। वो बेकरार होकर बच्चे को गोद में लेकर देखने लगा और थपथपाने लगा और गहरी नींद से रात के अंधेरे में चारों तरफ देखने लगा कि इस वक्त बच्चे के लिए दूध कहां से मिल सकता है। लेकिन जब उसकी समझ में कुछ ना आया तो उसने जल्दी से कचरे के टब से आम की गुठली निकाली और इसका दूसरा सिरा बच्चे के मुंह में दे दिया। अध खाए हुए आम का मीठा मीठा रस जब बच्चे के मुंह में जाने लगा तो वो रोता रोता चुप हो गया और चुप होते होते कचरा बाबा की बाहों में सो गया। आम की गुठली खिसक कर जमीन पर जा गिरी और अब बच्चा उसकी बाहों में बेखबर सो रहा था। आम का पीला पीला रस अभी तक उसके नाजुक लबों पर था और उसके नन्हे से हाथ ने कचरा बाबा का अंगूठा बड़े जोर से पकड़ रखा था। एक लम्हे के लिए कचरा बाबा के दिल में ख्याल आया कि वो बच्चे को यहीं फेंक कर कहीं भाग जाए। धीरे से कचरा बाबा ने उस बच्चे के हाथ से अपने अंगूठे को छुड़ाने की कोशिश की, मगर बच्चे की गिरफ्त बड़ी मजबूत थी और कचरा बाबा को ऐसे महसूस हुआ जैसे जिंदगी ने उसे फिर से पकड़ लिया है और धीरे धीरे झटकों से उसे अपने पास बुला रही है। यकायक उसे दुलारी की याद आ जाती है और वो बच्चा जो उसकी कोख में कहीं जाये हो गया था, और यकायक कचरा बाबा फूट फूट कर रोने लगा। आज समुंदर के पानियों में इतने कतरे न थे जितने आंसू उसकी आंखों में थे। गुज़िश्ता 25 बरसों में जितनी मैल और गलाजत उसकी रूह पर जम चुकी है वो इस तूफान के एक ही रेले में साफ हो गई। रात भर कचरा बाबा उस नौज़ायदा बच्चे को अपनी गोद में लिए बेचैन और बेकरार होकर फुटपाथ पर टहलता रहा और जब सुबह हुई और सूरज निकला तो लोगों ने देखा कि कचरा बाबा आज कचरे के टब के पास नहीं है, बल्कि सड़क पार नई तामीर होने वाली इमारत के नीचे खड़ा होकर ईंटें ढो रहा है और उस इमारत के करीब गुलमोहर के एक पेड़ की छांव में एक फूलदार कपड़े में लिपटा हुआ एक नन्हा बच्चा मुंह में दूध की चुसनी लिए मुस्कुरा रहा है।
आपने सुनी जश्न कलम के कलाकार केसी शंकर की आवाज में कृष्ण चंद्र द्वारा लिखित, अशोक कुमार द्वारा अनुवादित कहानी कचरा बाबा। ये कहानी हाल ही में हंस पत्रिका के जुलाई 2021 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindimagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. Do you think coffee is a good pre-workout drink? Hear what Arman Sood, co-founder of Sleepy Owl Coffee, has to say about it, only on Raw and Organic with Kunal Rajput. We are back with a new capsule series on the Feeding 10 Billion podcast. In this 6-episode series, host Varun Deshpande speaks to famed personalities about the future of smart protein. Tune in to hear what Indra Nui, Ritesh and Janelia Deshmukh and other amazing guests have to say. On Tere Mere Raaste, Keshav recounts an adventure. Hear how he traveled more than 1,100 kilometers from Lucknow to New Jalpaiguri in merely 21 hours. I can't believe anybody did that in India. Definitely will listen to that story. On Hans Vani, hear the story of Matsyagandha. Discover how lovers Batahu and Sursati are torn apart by fate. On Smarter with Sid learns 3 ways to pitch a new idea to reluctant team members. And on Paisa Vaisa, Amit Gainda, CEO, Avance Financial Limited, talks to Anupam about educational loans. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Go check out our YouTube channels. We go live on a whole bunch of different things. We have a number of different channels. You can find them on ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week: Cred, Bank of Baroda, CoinSwitch Kuber, Intel, and Oxfam India. Thank you for making this possible. Remember the days when our granny used to narrate once upon a time stories? Let's bring back the good old days of moral stories with Storytime Tamil. Hi, I am Ravishankar Balachandran, host of Storytime Tamil podcast. I would like you to entertain and educate your children with stories from Storytime Tamil. Tune in to the new episode sharp at 7 p.m. every day on IVM website, IVM podcast app, YouTube channel, or wherever you get your podcast from.